चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं जी क्लास। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग के लास्ट जो होता है मेथड इंडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था क्या कि एक न्यूट्रल बॉडी होती है, एक चार्ज बॉडी होती है। क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देती है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट और विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। हमने ये जाना था कि जो मेरी चार्ज बॉडी होती है अगर वो पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी पे कैसा चार्ज का ट्रांसफर होगा, उसका अपोजिट होगा। क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो मास होता है और चार्ज होता है वो बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, बट उसके साथ साथ अगर दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोगों ने कुछ डिफरेंस को डिस्कस किया था। और जो सेकेंड लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि एट वेरी हाई स्पीड मास इज चेंजेस बट चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस नॉट चेंजेस, और इस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मास कैसे वेरी करता है वेरी हाई स्पीड पे। हमने बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन साहब ने बताया था क्या निकालने का, रिलेटिविस्टिक मास इससे निकलता है, ठीक है, मास इससे निकलता है। ये क्या होता है आपका रेस्ट मास होता था, ठीक है। रेस्ट मास क्या होता है, वह कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका जो मास होता है वो रेस्ट मास होता है। जैसे आप अपना मास बताते हैं कि व्हाट इज योर मास, तो बोलोगे 50 kg, तो डेट मीन्स आप ऐसे थोड़े बोलते हो सर कि भागते हुए 52 kg और बैठे हुए 50 kg, नहीं। आप बेसिकली अपना मास बताते हो तो आपका पोजीशन तो रेस्ट को ही मान के बताते हो ना, इसीलिए इसको रेस्ट मास बोला जाता है। और आइंस्टाइन साहब ने बोला कि चूंकि हाई स्पीड पे मूव करेगा तो मास चेंज करेगा, तो इसीलिए उनके मास को क्या बोला गया, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको हमने एक न्यूमेरिकल दिया था, हमने बोला था इस न्यूमेरिकल करके आना, जिसमें मास ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी क्या थी, 100 kg थी। स्पीड कितनी थी बॉडी की, c/20 थी। हमने पूछा था कि बताइए इसका मास चेंज होकर कितना होगा। हमने क्या जाना था कि जब बॉडी हाई स्पीड पे जाती है तो मास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और लेंथ, वेरी गुड, डिक्रीज होता है, एंड टाइम भी आपका डिक्रीज होता है। ये 3 चीज होता है, ओके। चलिए अब लोग न्यूमेरिकल जरा करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली मास इंक्रीज किया कि नहीं किया। पुट करते हैं m इक्वल टू रेस्ट मास कितना है बॉडी का 100 kg डिवाइडेड बाई 1 माइनस c/10 c/20 इंटू c होल स्क्वायर, ओके। m इक्वल टू 100 अपॉन में 1 माइनस 1/400 हो जाएगा। ये क्लियर है आपको। यहां से जब निकालेंगे तो m इक्वल टू 100 इंटू आ जाएगा आपका 400 हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 399 का पावर कितना हो जाएगा। ऐसे इसको ऐसे लिखिए सिंपल सा, देखिए आपको बताते हैं कैसे इसको यूज करिए बाइनोमियल में। इसको ऊपर जब आप लेके जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/400 का पावर कितना हो जाएगा, -1/2। देखिए आपको बाइनोमियल में बताया जाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, a प्लस हो 1 + a⁴ x हो जाए, तो इसको हम लिखते हैं 1 + xa। डिपेंड करता है कि ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए ये होनी चाहिए बस वेरी स्मॉल। क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। तो हम ये वाला फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्रेशन में, मैथ्स में जब फिजिक्स का मैथ्स हम लोग पढ़ाते हैं 11th में, तो ये बताया जाता है आपको। तो इसी फॉर्म से हम अगर इसको निकालेंगे तो देखिए ये वाला पावर क्या आ जाएगा, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस ये कितना था आपका 400 था ना बाई 800, तो m इक्वल टू 100
तो इसका माइनस पावर है ना, तो ये माइनस यहाँ के मल्टीप्लाई को तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना। तो 1 + 800 1/800। आप खुद देखिए ये जो आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स जो आपका मास आएगा वो ग्रेटर देन 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो मास ग्रेटर देन 100 आ गया, क्या लिखेगा देयरफॉर मास इंक्रीजेस। देखिए लास्ट और फाइनल आपको प्रॉपर्टी हम बता देते हैं मास और चार्ज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मास जो होता है ना, किसी भी बॉडी का मास वो चार्ज के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का मास हो तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज्ड बॉडी है उसका डेफिनेटली मास होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अ चार्ज बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स मास। समझ में आ गया? अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसके साथ मास होगा ही होगा, जबकि अगर कोई मैसिव बॉडी है तो उसके साथ चार्ज हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन है। आपको मालूम है एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, उसमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। वो प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन उसके पास चार्ज होता है क्या? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का पास चार्ज होता है तो उसके पास मास है कि नहीं है? प्रोटॉन के पास चार्ज है, उसके पास मास है कि नहीं है? अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है +2, उसके पास मास है कि नहीं है? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है ना। तो बिल्कुल, तो जो बॉडीज चार्ज हैं उनके पास मास होगी ही, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब ऐसा मत बोल जाइए कि चार्ज है तो मास होगा, बट मास है तो भी चार्ज होगा, नहीं। मास है तो चार्ज नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल न्यूट्रॉन, बेस्ट एग्जांपल हम। अरे आपका चार्ज क्या है जी? आप न्यूट्रल हो ना, आप न्यूट्रल हो ना, आपके पास मास है ना। तो जनरल में क्या है कि आपके पास मास भी है तो भी आप न्यूट्रल हो। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। एग्जाम्पल में ले लेना, प्रोटॉन का लिख लेना, ठीक है, मोटे इलेक्ट्रॉन लिख लेना, मास नॉट कंपल्सरी। देखो इट नॉट कंपल्सरी for massive body to have charge। मतलब कोई भी मैसिव बॉडी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन। हो गया? चलिए यहां पे जाके हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। नंबर कितना नंबर लिखे वहाँ पे बाबू? 6 लिखवा चुके हैं। और उसमें आपको ये वाहियात वाला हम एग्जाम नहीं लिखवाए हैं डिफरेंस कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मास यूनिट केजी होता है ना। सब तीसरी चौथी में हम लोग ज़बरदस्ती लिखते थे, है ना। आपको याद होगा कि जब आप लोग 8, 9, 10 में होते हैं, आपको डिफरेंस आता होता केमिस्ट्री में, तो एक चीज़ जरूर लिखते थे लोग। हम लोग चेक कोई पूछता था कि हम लोग को व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इट यूज इन लैब, देखा ना। इस केमिकल, हाँ, ये हमेशा आपको सुन लिख देता है मैक्सिमम, इसका यूज करते हैं लैब में। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका यूज लैब में होगा ही होगा। तो एक तो यूजेस टू हैव चार्ज, ये जरूरी नहीं है किसी के पास मास हो तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने आ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका
न्यूमेरिकल्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, आईआईटी में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइएगा उससे इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चार्ज इज एडिटिव। देखिए, चार्ज इज एडिटिव जो हमने लिखा, इसमें एडिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपली अलजेब्रिक सम। मतलब कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि सिंपली जो आपको चार्ज का टोटल निकालना है तो आप ऐड कर दीजिए सारे चार्जेस को। से एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 5-6 चार्ज है, पूछेगा बताओ इसका टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली टोटल चार्जेस को ऐड कर दीजिएगा। कैसा एडिशन होना चाहिए? एडिशन आपको मालूम है, 11 से पढ़ गए, वेक्टर होता है और अलजेब्रिक होता है, ठीक है, जिसको स्केलर भी बोलते हैं क्लियरली। तो सम कैसा होगा हमारा? इसका अलजेब्रिक सम होगा। द रीजन चार्ज इज स्केलर, द रीजन चार्ज इज स्केलर। तो चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, so the total charge in a system is algebraic sum। जैसे मान लो Q1, Q2, Q3 ऐसे करके चार्ज है, ठीक है, कुछ भी है, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमको नहीं मतलब है। तो जब टोटल समेशन करेंगे ना, तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा चार्ज है उसको हम ऐड कर देंगे। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। मैं साइन के साथ ही तो लिखा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल अब समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल या सम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। 2L हो गया। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे या कोई डिस्टेंस पे हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इस अरेंजमेंट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे हम पूछे कि टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू 0। एक और देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है? D। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्रॉपर पढ़ना है। अभी आपको सिंपली हम समझाने के टोटल चार्ज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको बोलते हैं व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया तो उसका ऑलवेज टोटल चार्ज 0 ही होगा, क्योंकि एक साइड अगर आप लिखेंगे 100 कूलम्ब, तो एक साइड आपको लिखना पड़ेगा -100 कूलम्ब का चार्ज रखना होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। यहां पे अगर आप 100 बनाइएगा प्लस, तो इधर आपको 100 माइनस बना दिखाना होगा, कम नहीं। तो टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0। टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0। ये 2 लिख लिया, आपको क्लियर हो गया? इज अलजेब्रिक सम। The charge is an scalar quantity, so the total charge in an isolated system is algebraic sum। कैपेसिटर लिखे होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें चार्ज है -10,
देखिए ये एक सिस्टम है अंदर वाला, इसके अंदर में कुछ चार्ज प्लेस्ड है, इसके कुछ बाहर भी चार्ज प्लेस्ड है। अगर हम पूछेंगे कि टोटल चार्ज बताइए कितना है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार आप निकालिएगा Q इंटरनल, एक बार निकालिएगा Q एक्सटर्नल, तो कितना हो जाएगा आपका Q इंटरनल। क्या कीजिएगा सिंपली इन सबको आप ऐड ऑन कर दीजिएगा, सबको क्या कर दीजिएगा ऐड ऑन, -10 + 20 + 40 कितना आ गया 50 माइक्रो कूलम। और इधर क्या करिए आप लोग -30 -100 -130 कितना आएगा -90 माइक्रो कूलम। सिंपल क्या किए हैं पूरा, सिर्फ और सिर्फ ऐड किए हैं, ऐड करने के अलावा कुछ किए हैं क्या। तो ओनली हम लोग जब किए हैं तो इसमें सिंपली क्या किए हम लोग ऐड किए हैं, एडिशन कर रहे हैं। जहां देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ एडिशन कर रहे हैं। तो जब सिर्फ एडिशन ही करना है तो वो क्या है अलजेब्रिक सम है। और वैसे भी स्केलर क्वांटिटी का हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज की सम होता है अलजेब्रिक होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी भी चलते हैं। अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज की, सेकेंड प्रॉपर्टी जो चार्ज की है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब जब हम लोग इसके पहले की क्लास में, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। ओके, कैसे ट्रांसफर होता है, 3 मेथड्स पढ़े थे, हाँ, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन में हमने बताया था कि फ्रिक्शन में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर बॉडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज को दे देगी, निगेटिव है तो बिल्कुल, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कंडक्शन वगैरह सब मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, हम लोग निकालने सीखेंगे कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ। हम लोग जान लेंगे कंडक्शन वाले मेथड में चार्ज का ट्रांसफर होता है, इंडक्शन वाले मेथड में चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं चार्ज ट्रांसफर। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, टोटल चार्ज आता है ना, चार्ज तो जाता है ना। चार्ज एक मतलब पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज यहाँ से वहाँ नहीं आता, लेकिन बॉडी चार्ज होती है ना, बॉडी चार्ज होती है ना, तो वो पढ़ेंगे ना कि बॉडी जो चार्ज, इस पर कितना चार्ज गया। आखिरकार चार्ज गया ना, पार्टिकल नहीं गया। जैसे उसमें से प्लस से माइनस उठ के, लेकिन बॉडी चार्ज होगी ना, तो उस बॉडी चार्ज होगी तो कहीं ना कहीं से चार्ज गया ना। चार्ज इज, देखिए चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential till the both bodies have equal potential। बोल रहा है कि चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है। कब तक, जब तक कि वो दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, अब वो इक्वल हो ना हो जाए। जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि अब जो होगा वो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, और चार्ज का ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ये दो बॉडी है, मान लीजिए ये दो बॉडी है, एक का है Q1 और एक का है Q2। इन दोनों को कॉन्टेक्ट करा दिए, टच करा दिए, कुछ भी कराएं। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। V1 इज सपोज डेट V2, ठीक है। V1 V2 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ना। 11th में होता है वेलोसिटी, 12th में होता है पोटेंशियल, ठीक है। V मतलब पोटेंशियल होता है। तो V1 is greater than V2, that means कि potential of charge 1 is greater than potential of charge 2, then the charge का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, V1 to V2 होगा। और ये कब तक ट्रांसफर होगा, यानी कुछ देर के बाद जो मेरा सिचुएशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्या देखो तो, कुछ देर के बाद जब इनका हम ये वायर कट कर देंगे, या कब ट्रांसफर ये रुकेगा, ये कब जब ट्रांसफर रुकेगा तब सिचुएशन क्या होगा कि इन दोनों का आपस में चार्ज बदला हुआ होगा। अब तो ये Q1 Q2 नहीं रहेंगे, Q1 डैश हो जाएंगे, Q2 डैश हो जाएंगे।
और क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जो V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, अब पोटेंशियल का क्या हो जाएगा V। क्यों यहाँ दोनों का पोटेंशियल V लिखना पड़ा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होते रहता है जब तक इक्वल पोटेंशियल ना हो जाती, यानी इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर तब जाके बंद होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल भी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन में सीखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपका दो चार्ज बॉडी है, इस बॉडी का मान लीजिए रेडियस r1 है और इस बॉडी का रेशियो रेडियस r2 है। इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है। इसका पोटेंशियल v1 है, इसका पोटेंशियल v2 है। इन दोनों बॉडीज को हमने टच करा दिया या कांटेक्ट करा दिया एक वायर से। ध्यान समझिएगा, दो बॉडीज हैं, कभी भी दो चार्ज बॉडीज बोलेगा तो जनरली हम लोग स्फेयर लेते हैं। जब भी दो चार्ज बॉडीज बोलेगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दो चार्ज बॉडी का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, जिसका रेडियस होता है, जिसका आपको वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फॉर्मूला मालूम है। क्लियर। तो जब इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट करें तो इनमें चार्ज का ट्रांसफर होगा, बिकॉज पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है। हमको निकालना है कि फाइनल चार्ज बॉडी पे कितना होगा। लाइक ये 10 कूलम है, ये 20 कूलम है, तो फाइनल चार्ज दोनों बॉडीज का कितना होगा ये कैलकुलेशन करना है। तो देखिए जब फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं स्टेप 1 में समेशन ऑफ चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ चार्ज निकालते हैं। समेशन ऑफ चार्ज में क्या करते हैं, Q1 प्लस Q2 करते हैं। देखिए समेशन ऑफ चार्ज लिखते समय ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है प्लस माइनस Q1 और प्लस माइनस Q2। कहने का मतलब है कि चार्ज को जोड़ेंगे, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ही उसको लिख देंगे। सपोज दैट कि एक बॉडी जिसका चार्ज 8 कूलम है, दूसरी बॉडी लेते हैं जिसका चार्ज माइनस 10 कूलम है, तो इस समेशन ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, हाँ -2 कूलम आएगा। ध्यान देना इस बात को, समझ में आया। अगर प्लस है तो प्लस नोट डाउन करते हैं, माइनस है तो माइनस का नोट डाउन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, समेशन निकाल लेंगे। देन किसका निकालना है, फर्स्ट बॉडी का निकालना है, यानी आपको Q1 डैश की वैल्यू चाहिए ना। Q1 डैश कितना होगा, चार्ज हो गया। तो जब Q1 डैश का आप लिखेंगे तो इसका रेडियस कितना है, R1। सबसे ऊपर इसका रेडियस लिख दीजिए R1 जिसका निकालना है। उसके बाद दोनों रेडियस का सम कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला। आप निकाले हैं समेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट स्टेप में, देन समेशन ऑफ चार्ज का जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि चार्ज कितना चेंज हुआ। R2 अपॉन में R1 प्लस R2, समझ में, ये होता है फॉर्मूला। नोट डाउन करें। एकदम इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे पूछा इससे। ये कब होता है, ये कंडक्शन में। ये क्या है, हाँ ये कंडक्शन में यूज हुआ है। लिख लीजिए भैया, वायर हम आपको कनेक्ट किए हैं तो आपको क्या लग रहा है, कंडक्शन ही ना है। अब देखिए ये तो हम लोग निकाल लिए। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, इसमें एक सेम में एक होता है स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या बोलता है, व्हेन बोथ चार्ज बॉडीज इज आइडेंटिकल। बोलने का मतलब है कि जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो जाए तब। दो बॉडी आइडेंटिकल कब होगी, जब उनका रेडियस सेम हो जाएगा तब। यानी क्या बोल रहा है, R1 = R2। देन आपका Q1 डैश और Q2 डैश इसी सेम क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका R1 = R2 हो जाएगा तो ये R रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ तो आपका बेसिक जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, आएगा। और Q2 डैश क्या आ जाएगा, बिल्कुल। तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये हमारा आता है वैल्यू।
Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है चार्ज। टोटल जो चार्ज होता है Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है, क्योंकि ये निकालिएगा चाहे ये निकालिएगा आपको आएगा वैल्यू वही है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज having charge plus 10 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are touched together, then find the direction of flow of charge and final charge on both bodies। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज हैविंग चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम। दो चार्ज बॉडीज है जिसमें से दो चार्ज बॉडी है, कैसी हैं? आइडेंटिकल है। चार्ज कितना कितना है दोनों पे? 10 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम टच किया गया है ना एक साथ। दैट मीन ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मोड क्या है? कंडक्शन। देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपका चार्ज फ्लो करेगा ना, आपका चार्ज फ्लो करेगा। तो जब आपका चार्ज फ्लो करेगा तो पहले पूछेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए। देन पूछेगा कि बताइए कि फाइनल चार्ज उन दोनों बॉडीज पे कितना है, क्योंकि जब टच कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो जो पहली बॉडी जिस पर 10 माइक्रोकूलम है इतना तो होगा नहीं चार्ज इस पे फाइनली, और इस पे भी इतना चार्ज फाइनली होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफर होगा तो कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। तो आपको डायरेक्शन भी बताना है फ्लो ऑफ चार्ज का, और आपको फाइनल चार्ज का ये भी बताना है मैग्नीट्यूड क्या होता है। आइए देखते हैं। हाँ भाई, तो पहले Q1 कितना था? देखिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि सर हमारे न्यूमेरिकल्स लग नहीं रहे हैं। 11-12 में बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने से डरते भी हैं, और उन जो बनाने बैठते हैं बेचारे वो कुछ देर बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बनाना छोड़ देते हैं। फर्स्ट थिंग देखिए आपको बताते हैं, आपका न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन की जो प्रैक्टिस है, इसीलिए कहते हैं फाउंडेशन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फाउंडेशन की प्रैक्टिस है ना, उसमें आपका न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बेसिकली उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम है। तो आप 9-10 से तो न्यूमेरिकल बहुत कम बनाए, आप प्रॉपर थ्योरी पढ़ के आए, और 11-12 की पढ़ाई प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड है कि जब तक आप न्यूमेरिकल्स करोगे नहीं आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी। तो आपको न्यूमेरिकल लगाना बचपन से आया नहीं। अच्छा, जब बड़े हुए तो आपको कोई सिखाया भी नहीं कि कैसे आप न्यूमेरिकल बनाओ। आपको हम बताते सबसे इजी वे टू डू एनी न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले कि आप प्रॉपर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और माइंड में क्लियर हो जाइए कि आपके पास डेटा क्या क्या है, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ के 10 फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी। अगर आप डेटा लिख लोगे ना तो आप बेसिकली क्लासिफाइड कर लोगे कि ये डेटा है ना, तो इसी वाले फॉर्मूला चार्ट में हमको देखना है, या मेरे दिमाग में जब फॉर्मूला सोचोगे तो ये सोचोगे कि ये डेटा है तो फॉर्मूला ये वाला हमको चाहिए, क्योंकि जब डेटा ही गायब है तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे। तो पहले डेटा लिखना सीखो। बहुत लोग डेटा लिखता ही नहीं है। तो डेटा हमने लिख लिया, Q1 Q2 हो गया, मेरा कंडीशन है R1 = R2 का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूल है कि भैया समेशन ऑफ चार्ज निकाल लें। समेशन ऑफ चार्ज में हम आपको ये डिस्कस किए थे कि प्लस हो चाहे माइनस दोनों हाँ लिखना होता है, चार्ज लिखना ही होता है, जो रहता है प्लस चाहे माइनस। तो 10 और -2 इन दोनों का अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल? ये 8 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। ओके, तो अब Q1 कितना हो गया? सिग्मा Q/2
8/2 हो गया 4 माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है। और Q2 कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम हो गया। क्वेश्चन आस्क किया था हमसे कि टोटल चार्ज फाइनल चार्ज कितना हो गया, तो हमको दोनों पे फाइनल चार्ज निकालनी है। अब पूछा था क्वेश्चन कि डायरेक्शन क्या था। देखिए आपकी एक बॉडी थी, ये थी ना 10 माइक्रो कूलम वाली, और एक जो बॉडी थी जिसे कनेक्ट किए थे आप, वो थी -2 माइक्रो कूलम वाली। अब देखिए इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज गया है, तभी तो देखिए फाइनल जो आपका बना, जब फाइनल लिखेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइनल में इस बॉडी का फाइनल चार्ज कितना हो गया है, और इस बॉडी का फाइनल चार्ज कितना हो गया है 2 माइक्रो कूलम। ये बॉडी 4 से 10 हुई है, 4 इसका इनिशियल था -2 ना। ये बॉडी 10 माइक्रो कूलम से क्या बनी है, और ये बॉडी -2 से कितनी बनी है 4। तो हम अगर पूछेंगे कि टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अगर हम आपसे ये पूछें कि टोटल चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा आंसर 6 माइक्रो कूलम का। ये 6 माइक्रो कूलम कैसे आया, तो देखिए टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इसका कहने का मतलब है कि जिस बॉडी के पास ज़्यादा चार्ज था वो जितना चार्ज दिया कम बॉडी वाले को, ठीक है। तो दोनों में देखना होगा कि कितना आ रहा है, तो एक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये 10 से कितना बना है 4, 10 में से ये क्या दिया है ना, दिया है तो इससे चार्ज निकला है ना, जब इससे चार्ज निकला है तो इसमें से माइनस होगा, तो 10 में से 4 हुआ, 10 से 4 यानी कितने का डिफरेंस हुआ। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये +6 लिया है, ठीक है। तो +6 चार्ज ये दे दिया अपना, किसी के पास प्लस था, तो ये +6 जब लेगा तो -2 से क्या बना है 4, तो -2 से 1 2 चला तो 0, 0 से 4 बढ़ा तो 4 पे पहुंचा, टोटल कितना हो गया 6। तो देखिए इस पे 6, तो टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज 6। अब आपका क्वेश्चन था कि चार्ज का डायरेक्शन बताइए कहां से कहां गया है, तो चार्ज का डायरेक्शन कहां से कहां गया भाई, नहीं फ्रॉम 10 माइक्रो कूलम, आंसर उसका लिखेगा फ्रॉम 10 माइक्रो कूलम टू -2 माइक्रो कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। हमने चार्ज ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, चलो ठीक है पढ़ लिया। हमने बोला कि चार्ज ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू, तुम बोलोगे सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज बॉडी का मान लीजिए सर चार्ज दे दिया है, रेडियस दे दिया है, डेटा दे दिया है, वो डेटा देख के सर हम कैसे बताएंगे कि हायर पोटेंशियल है ना। प्रॉब्लम हुआ ना, हमने जब लिखा कि V1 इज ग्रेटर देन V2, देन आप समझे ना, ऐसे कैसे आप समझेंगे कि चार्ज कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, जब आप पोटेंशियल आपको पढ़ाएंगे तो आपको फॉर्मूला बताएंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें से ये वाले जो भाई साहब होते हैं ना, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो ये हमारे भाई साहब हो गए कांस्टेंट। तो जो पूरा का पूरा हो गया Q किस पे डिपेंड कर गया, Q/R के रेशियो पर। अभी देखिए आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्वेश्चन था ना कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कुछ नहीं न्यूमेरिकल बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। कितना था बच्चा, एक 10 था, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, पहले क्लियर ना ना, प्लस माइनस से नहीं, एक 10 था, मैग्नीट्यूड बस लिखो। एक का मैग्नीट्यूड कितना था 10 था, दूसरे का 2 था ना, एक का 10 था दूसरे का 2 था, और दोनों का रेडियस क्या था सेम, तो R तो दोनों का सेम है, तो यानी जिसका चार्ज बढ़ा वो, अरे R दोनों का सेम है ना इस कंडीशन में, तो जिसका Q बढ़ा उसका पोटेंशियल बढ़ा, तो किससे किससे ट्रांसफर होगा, होगा ना, इसी से ट्रांसफर होगा 10 से 2। ट्रांसफर किस में हुआ था क्वेश्चन में हमारा 10 से 2 ही हुआ था ना, बन गया, समझ में आया। तो ये एक तरीका होता है कि जिस तरीके से आप ये जान पाते हैं बिना कुछ न्यूमेरिकल बनाए कि भैया पोटेंशियल जो है वो किसका ज़्यादा है किसका कम है, बाय द हेल्प ऑफ Q/R रेशियो। जो आप Q/R का रेशियो निकालते हैं तब एक इसमें आप चीज़ लिख सकते हैं, व्हेन R इज कांस्टेंट। अगर R मेरा कांस्टेंट हो जाए तो
अगर r मेरा कांस्टेंट हो जाए तो r कांस्टेंट हो जाएगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड व्हेन q इज कांस्टेंट, जब अगर q कांस्टेंट हो गया तो क्लियर। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड नहीं, हम लोग कंडक्शन में समझ गए कि कंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, कितने कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी एक और प्रोसेस बचा था ना हम लोगों के पास, कौन सा, इंडक्शन वाला बचा था इंडक्शन वाला में ना। चलिए जरा इंडक्शन में एक ये रॉड होता था, थोड़ा देख लेते हैं। एक कोई बॉडी होती थी न्यूट्रल जो कि चार्ज होती थी ना, जिस पर कुछ चार्ज आता था। तो इसके चार्ज को हम बोले थे कि कैपिटल Q से डिनोट करो, और इसको किससे डिनोट करो, स्मॉल q से डिनोट करो, है ना। और इन दोनों में टच कराने वाला पार्ट होता नहीं है। तो इसका जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको निकालना क्या है, कैपिटल Q की स्मॉल q। क्योंकि कैपिटल Q तो आपको गिवन होगा, आपको चार्ज रॉड का तो चार्ज मालूम होता है ना। ये न्यूट्रल बॉडी पे कितना चार्ज आएगा ये डिप नहीं मालूम होता है, वो फाइनली आपको लास्ट में मालूम चलता है, जब आप अर्थिंग करके या दूसरा कोई एक न्यूट्रल बॉडी को लाके टच करा देते हो तब मालूम चलता है। तो ये आपको Q फाइंड करना है, ये आपको Q फाइंड करना है। ये Q क्या है आपका, ये है आपका इंड्यूस चार्ज, क्योंकि इसके प्रेरित करने से इसमें चार्ज आया है। और ये होता है आपका इंड्यूसिंग चार्ज। दे रहा है कि भाई मार एक ढेला मार। अभी आया हुआ था ना स्टेशन पे कलाकांड, उसमें कुछ इंड्यूसिंग चार्ज थे, कुछ इंड्यूस्ड चार्ज थे। अभी जो ग्रुप डी को लेके हुआ है था बवाल, उसमें दो टाइप के लड़के थे। एक लड़के थे जो वो इंड्यूसिंग चार्ज दे रहे थे, वो प्रेरित करते मार ढेला। एक इंड्यूस्ड हो गए बेचारे, वो पकड़े ढेला मार दिए। पुलिस किसको पकड़ी, इंड्यूसिंग चार्ज को कि इंड्यूस्ड चार्ज को? पुलिस पकड़ी भैया इंड्यूस्ड चार्ज को। अच्छा आप प्रेरित हो गए थे, चलिए आइए इधर आइए खुपचे में। तो कभी इंड्यूस्ड चार्ज नहीं बनना, इंड्यूसिंग चार्ज बनना है हमने को। चलिए तो आपका स्मॉल q इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटल Q, प्लस हो तो भी प्लस में लिखेंगे, अगर निगेटिव चार्ज हो तो भी। कहने का मतलब है कि आप लोग के लिए हमको लिखना पड़ जाएगा, मॉड लगा लीजिएगा भाई। नहीं ये सब चीज नहीं डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे। नहीं बोलना चाहिए, उसी तरीके से नहीं बोलना चाहिए जिस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी को नहीं बोलना चाहिए, समझ गया। ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो आपको जब हम पढ़ाएंगे ना तो क्या होता है कि फिजिक्स में आपको इस चैप्टर में एक ही कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा होता है कि सर कब चार्जवा का प्लस लेना है, कब माइनस नहीं लेना है, जैसे कब निगेटिव लगाना है हमको और कौन सा फॉर्मूला निगेटिव नहीं लगाना है। पोटेंशियल जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे आपको नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। 90% केस में पोटेंशियल के बाद ही आपको यूज करना पड़ेगा प्लस माइनस साइन का, उसके पहले सिर्फ मॉड्यूलस सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आपके फॉर्मूलाज को। देखिए के होता है ना, यहाँ पे के जो लिखे हैं वो होता है कोलम्बियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम। अब किस मीडियम में चार्ज को डाला है, वाटर में डाला है, एयर में डाला है, वैक्यूम में डाला है कि कंडक्टर है, तो ये होता है के। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, दो चार जो वैल्यूज हैं आपको याद कर लेनी होंगी। जैसे के की वैल्यू वैक्यूम के केस में 1 होती है, के की वैल्यू एयर के केस में 1.006 होती है, जिसको जनरली 1 ही लिख के न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। के की वैल्यू वाटर के केस में 80 होती है, कहीं कहीं 81 भी लिख देता है। 80 लिख के बनाइएगा, न्यूमेरिकल्स इजी होगा, आसपास में पहुंच जाइएगा, थोड़ा सा हिंट मार के टिक कर दीजिएगा।
के की वैल्यू कंडक्टर के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे सेट करता है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा बन जाता है। इनफाइनाइट होती है। एक होता है के माइका, याद नहीं आ रहा तो मिला लीजिएगा, शायद 6 होता है, तो चेक कर लीजिएगा, इस पर 6 होता है, हाँ माइका, ये 6 होता है। ये कुछ है जिनको आपको याद करना चाहिए। तो समझ गया, जब आपको इंडक्शन के केस में चार्ज का ट्रांसफर पूछेगा कि चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, इंड्यूस चार्ज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज ब्रैकेट 1 - 1/k, वेयर k इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये k की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है। अगर कोई अदर मीडियम दिया हुआ लाइक ऑयल वगैरह टाइप का मीडियम दे दिया है तो आपको क्वेश्चंस में वो देंगे। ओके, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। चलिए कर लेना, ठीक, आज क्लास ओवर कर लेते हैं। चलिए तो ठीक है, तो आज का क्लास यही ओवर करते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और ये जानने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि क्या चार्ज तो ट्रांसफर हो गया, क्या चार्ज के साथ साथ हम ये कह सकते हैं क्या कि मास ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं। ये हम लोग कल जानेंगे कि चार्ज तो ट्रांसफर है लेकिन मास भी तो एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का। तो जब चार्ज दे रहे हैं तो क्या मास भी जाएगा। कल ये आप सोच के आइएगा और हम आपको कल बताएंगे कि होता है कि नहीं होता है। ओके, चलिए थैंक यू, आज की क्लास इतनी काफ़ी है।